वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सीजीएल पेपर 2 का जो चैप्टर 3 है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, जो कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत आता है, इसके पार्ट 1 को देखेंगे। इससे पहले मैंने और 2 चैप्टर अपलोड किए हैं। यदि आप उनको नहीं देखा है आपने तो जाकर हमारे चैनल पे देखें। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जो झारखंड एसएससी सीजीएल 2023 ये प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आप इसको जाकर देख लोगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो भाषा टॉपिक को देख रहे हैं, इस हमारा जो इसमें 5 टॉपिक हमको देखने हैं। इनमें हम सबसे पहले भाषा को देख रहे हैं, जिसमें हमने पहला वीडियो जो था वो हमारा जो था वो भाषा की जो विज्ञान था, भाषा विज्ञान, उसमें भाषा की परिभाषा, भाषा की उत्पत्ति और विकास पे हमने चर्चा की। दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने जो भाषा की विभिन्न रूप हैं, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, इन पे हमने चर्चा की। और जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो साहित्य सिद्धांत, जिसमें काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन पे चर्चा करेंगे। और ये तो शब्द शक्ति आ जाता है, अलंकार, रस, छंद, ये व्याकरण के अंतर्गत हम इसको देखेंगे, लेकिन पहले हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन 3 चीज़ों पे बात करेंगे, काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। तो चलिए काव्य लक्षण से वीडियो की शुरुआत करते हैं। काव्य लक्षण को जानने से पहले हमको यह जानने की आवश्यकता है कि जो काव्य शास्त्र है वो क्या कहा जाता है, काव्य शास्त्र आखिर है क्या। तो जिस प्रकार प्रत्येक जो भाषा होता है उसका एक निश्चित अपना व्याकरण होता है, उसी प्रकार जो प्रत्येक साहित्य की रचना होती है उसकी एक विशिष्ट व्याकरण होती है। ठीक है, उसे ही साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र कहा जाता है। साहित्य के बारे में जो सही या सम्यक जानकारी हमको उपलब्ध जो हो जाए, वो जहाँ से होती है उसे ही काव्य शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, साहित्य की सम्यक जानकारी के लिए आपको आवश्यक है कि आपको साहित्य शास्त्र है या काव्य शास्त्र है उसको आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसका मूल जो आधार है वो संस्कृत भाषा है, क्योंकि जो भारत में सबसे पहले जो प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत है, उसमें संस्कृत में ही सारे जो साहित्य की रचनाएं होती थी। इस कारण से संस्कृत जो है वो मूल आधार है। ठीक है, इसी से आगे चलकर जो हिंदी है उसका डेवलपमेंट भी हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं। और संस्कृत भी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। संस्कृत काव्य का वास्तविक आरंभ कब होता है तो वो भरत मुनि, जो कि नाट्यशास्त्र, आप जीके में भी पढ़ते हो कि भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा जाए, इसी में इसका आरंभ माना जाता है कि भरत मुनि के द्वारा ही जो संस्कृत काव्य शास्त्र है उसका आरंभ हुआ। भरत मुनि एक रस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। भरत मुनि जो है वो रस सिद्धांत के प्रतिपादक है। काव्य छंद जो है अलंकार, रस, तो वही रस सिद्धांत के प्रवर्तक माना जाता है। और इसके बाद कई सारे सिद्धांत जो है वो काव्य शास्त्र से रिलेटेड आए, जिनमें यह डिसाइड करने का प्रयास किया गया कि जो काव्य हैं उनके क्या क्या जो लक्षण हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो कई सारे जो आगे चलकर जो व्याकरणविद थे, जैसे भामा, आचार्य भामा, इन्होंने अलंकार संप्रदाय से ये रिलेटेड हुए। ठीक है, जो इनका जो इन्हें अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। जो इन्होंने स्टार्ट किया, इनकी बुक कौन सी है तो इनकी बुक है काव्य अलंकार। ठीक है, उसी तरह से आचार्य दंडी, इनको रीति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है और इनकी जो बुक है वो क्या है तो वो काव्य दर्शन है। जो आचार्य आनंदवर्धन है, इन्हें ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है, ध्वनिवाद ये थे, तो इन्हें ध्वन्यलोक, जो इनकी बुक है ध्वन्यलोक है। उसी तरह से आचार्य ममट है, इनकी कृति क्या है तो ये काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश। तो ये बुक भी हैं, ये आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको याद कर लोगे। ठीक है, यहाँ जो संप्रदाय है इनके कहने का क्या अर्थ है, तो जब काव्य जो शास्त्र है उस पर जब अध्ययन होने लगे, विचार विमर्श होने लगे, तो कई जो भाषाविद थे, जो उस समय जो आचार्य थे, उन्होंने अपने अपने मत दिए। तो सारे के मत जो है वो डिफरेंट होता था। तो जो मत जिस आधार पे दिया जाता था उसके अनुसार ही वो संप्रदाय बन जाता था, उसे संप्रदाय कहा जाता था। जैसे कोई अलंकार को ज़्यादा जोड़ देता है तो उसे अलंकार संप्रदाय, रीति को ज़्यादा जोड़ देता है तो वो रीति सिद्धांत या रीति संप्रदाय। ऐसे रीति काल को जब हिंदी की उत्पत्ति को पढ़ेंगे, हिंदी की विकास यात्रा को पढ़ेंगे, तो उसमें रीति काल इस सब को पढ़ेंगे, ये सब चीज़ों को बाद में हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो अब जो प्रश्न उठता है कि काव्य शास्त्र है, इनको अध्ययन के बाद, काव्य शास्त्र के अध्ययन के बाद इन्हें डिवाइड किया गया कि जो काव्य है उसके क्या क्या जो गुण होने चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए। तो एक काव्य शास्त्र में एक कविता है, एक साहित्य है, उसकी रचना के लिए जो मूल जो होता है वो काव्य की मूल आत्मा होती है, वो क्या होती है तो वो 3 होती है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। तो ये 3 चीजें हैं, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन। तो यही तीनों चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। तो एक एक करके हम इनको पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद उनको विश्लेषण जो है विस्तार रूप से करेंगे।
तो सबसे पहले आता है कि काव्य लक्षण। काव्य लक्षण का क्या मतलब है? तो काव्य लक्षण का सीधा सा अर्थ होता है कि जो एक कविता जो होती है, एक साहित्य जो होता है, उसका क्या लक्षण होता है, उसमें क्या गुण होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, इसी पे चर्चा इसमें होती है। काव्य लक्षण जो है, काव्य लक्षण काव्य शास्त्र का जब अध्ययन होने लगा तो सबसे पहले जो अध्ययन है उसमें सबसे पहले काव्य शास्त्र ही आता है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत एक जो काव्य है उसका क्या लक्षण होता है, लक्षण मतलब अर्थात उसकी जो विशेषता क्या होनी चाहिए, इसका अध्ययन यहाँ पे हुआ। यहाँ लक्षण शब्द का अर्थ है कि लक्षण भूत पदार्थ की कोई ऐसी विशेषता जिसमें अव्यापित, ठीक है, जिसमें अव्यापित, जिसमें जो अनक्लेम्ड, अव्यापित या फिर अतिव्यापित या एक्स्ट्राग्रेशन जो दोष है वो नहीं होना चाहिए, वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसमें नामोल्लेख इत्यादि व्यवहार जो है वो साधक उपयोग से अलग हो, इन्हीं तथ्यों पर विचार करके विभिन्न आचार्यों ने अपने काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं। जो कई आचार्य हैं, इन्हीं तथ्यों पर विचार करके जो काव्य लक्षण होता है, सीधा सा इसका अर्थ है कि जो एक कविता है उसके क्या क्या लक्षण होने चाहिए, उस पर कई सारे जो आचार्य हैं, कई सारे जो विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो उन्हीं को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जो तीनों पार्ट हैं उनका तीनों का डेफिनेशन ले लेते हैं। तो काव्य लक्षण तो आपने समझ लिया है। अब आता है दो बचे हुए पार्ट, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। तो काव्य हेतु क्या है? तो हेतु का सीधा मतलब होता है कारण, ठीक है। हेतु का सीधा मतलब होता है कारण, मतलब कि किसी कवि की वह शक्ति जिससे वह काव्य सृजन करता है, जिसमें प्रतिभा आती है, उसकी व्युत्पत्ति आती है और एक अभ्यास आता है। तीन पार्टों में जो काव्य हेतु है उसको बांटा जाता है, को सभी आचार्यों ने काव्य हेतु का एकमात्र जो कारण है वो माना है। तो काव्य हेतु क्या है? तो काव्य हेतु कारण है कि जो काव्य है, जो साहित्य है, जो कविता है, उसकी रचना कैसे होगी, ठीक है। उसका जो कारण है, उसका मेन कारण क्या है? तो उसका मेन जो कारण है वो प्रतिभा है, उसके बाद व्युत्पत्ति है, उसके बाद अभ्यास है। ये तीनों जब चीजें होगी तो काव्य हेतु हो जाएगा, ठीक है, काव्य का सृजन हो जाएगा। उसके बाद जो है आता है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन का सीधा सा अर्थ है कि काव्य जो रचना है उसका जो प्रयोजन है, उसका जो फल है वो क्या है, उसके जो यदि काव्य रचना किया जाए, जैसे कोई आप काम करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या फल होगा, तो वो वही यहाँ पे दिया गया है कि काव्य जो रचना है उसका प्रयोजन क्या है। तो इसका प्रयोजन होता है कि कवि जो है उसको यश मिले, उसको यश की प्राप्ति हो, उसको धन मिले, उसे आनंद मिले, कभी आनंद के लिए भी लिखा जाता है। तो यही काव्य प्रयोजन होता है, ठीक है। तो हमने जो तीनों चीज़ें थी उनको डिफाइंड कर लिया। अब जो काव्य जो लक्षण है उसके अंतर्गत जो विभिन्न आचार्य हैं उनके द्वारा जो नियम दिए गए उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो काव्य लक्षण से है जो हमारी जो वीडियो है उसमें हम काव्य लक्षण से इसमें चर्चा करेंगे। इसमें हम जो पूरा है काव्य लक्षण को इसमें खत्म करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम जो काव्य हेतु है और काव्य प्रयोजन है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ, जिससे विभिन्न काव्य संप्रदायों का, जो संप्रदाय यहाँ था लिखा हुआ है इसको सुधार लेंगे, तो विभिन्न काव्य जो संप्रदाय हैं उनका विकास हुआ। जब वैचारिक जो बातचीत जब होने लगी, विचारों पे तर्क वितर्क जब होने लगा, तो जो कई सारे जो विचार हैं वो पनपे, जिसके कारण जो जिस विचार से था वो उस संप्रदाय का कहा जाने लगा। तो संप्रदाय का सीधा सा यही मतलब है, आप याद रखोगे, ठीक है। एक काव्य का लक्षण निर्धारित करने के लिए इसी के बाद जो है प्रयास किया जाने लगा, लेकिन अनेक विद्वानों के बीच जो वैचारिक मतभेद था, इसके कारण जो है एक सर्वमान्य परिभाषा आप खोजेंगे तो इसको दे पाना संभव नहीं हो पाता है कि एक सर्वमान्य परिभाषा दे दें कि काव्य के ये लक्षण हो सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। हालांकि संस्कृत आचार्य हिंदी आचार्यों द्वारा या फिर अंग्रेजी आचार्यों द्वारा अपने अपने संप्रदाय के अनुरूप जो काव्य लक्षण के निर्धारित करने का कई सारे परिभाषाएं जो है उनको दिया गया है। तो इन्हीं जो चीज़ें हैं, जो कौन कौन से जो आचार्य हैं उन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत आचार्यों द्वारा जो काव्य जो लक्षण है उसको निर्दिष्ट किया गया, कौन कौन से इसमें बताया गया कि काव्य लक्षण के कौन कौन से गुण होने चाहिए, काव्य में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, इस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे संस्कृत आचार्यों द्वारा। तो यहाँ पे हम इन आचार्यों को देखेंगे, आचार्य भरत मुनि, आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आचार्य मम्मट, उसके बाद विश्वनाथ हो गए, उसके बाद पंडित राज जगन्नाथ हो गए। तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आचार्य भरत मुनि से, जो कि 3री शताब्दी से संबंधित है। ये भी आप डेट याद रखेंगे, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है। तो इनके बारे में सबसे पहले कि संस्कृत है
यह संस्कृत जो काव्य शास्त्र है उसके पहले आचार्य माने जाते हैं। जो संस्कृत काव्य शास्त्र है, यहाँ संस्कृत 2 बार आ गया है, जो संस्कृत काव्य शास्त्र है उसके जो पहले आचार्य हैं उसे आचार्य भरत मुनि ही हैं। उनको जो पहला आचार्य का दर्जा मिला है, किसको मिला है? तो आचार्य भरत मुनि को। इनकी जो बुक है वो कौन है? तो नाट्य शास्त्र है, जिसको पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। पंचम वेद मतलब 5th नंबर का जो वेदा है उसकी संज्ञा दी जाती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और जो 5वां वेद की संज्ञा किसे दी जाती है? तो पंचम वेद को दी जाती है, जिससे जो इनकी जो महानता है वो आपको दिखती होगी कि कितने महान ये जो व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, इन्होंने जो स्पष्ट रूप से कोई जो काव्य का जो लक्षण होता है उसको नहीं व्याख्या की है। स्पष्ट रूप से ये नहीं बता पाए हैं कि जो काव्य है उसके क्या लक्षण होने चाहिए या वह होना चाहिए। वह है, टाइपिंग मिस्टेक है। उन्होंने नाटक एवं काव्य में कोई भेद नहीं कहा है। ठीक है, जो नाटक या काव्य हैं, इन्होंने नाट्य शास्त्र में तो विशेष रूप से नाटकों की चर्चा की है, तो उन्होंने कहा है कि एक नाटक और एक काव्य में कोई भेद नहीं होता है। ठीक है, कोई इसमें भेद नहीं होता है, इन्होंने यही कहा है। ठीक है, इन्होंने देखिए क्या क्या है, तो ये संस्कृत का श्लोक है कि मृदुलति पाठ्यम गुणन शब्दार्थन जनपद सुखो बोध्यम युक्ति मनतया योजम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्त स भवति शुभा काव्य नाटक प्रेक्षे कानम। तो ये संस्कृत का श्लोक है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि अर्थात नाटक को देखने वाले के लिए शुभ काव्य वह होता है, शुभ काव्य मतलब जो अच्छा काव्य होता है वो वह होता है जिसकी रचना कोमल और ललित पदों में की गई हो, जो कोमल पद होते हैं उसमें की गई हो, और जिसके शब्द और अर्थ जो है वो गूढ़ ना हो, उसका जो शब्द और अर्थ जो है वो टफ नहीं हो, वो जन साधारण के द्वारा सरलता पूर्वक इसे समझा जा सके, जो तर्क संगत हो, जिसमें नृत्य संयोजन हो, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो रस हैं उसे स्वीकार किया गया हो, और जिसमें संपूर्ण कथानक संधियों का वो सफल निर्वाह हो। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है कि यही काव्य शास्त्र के जो लक्षण, जो काव्य लक्षण यही होते हैं। लेकिन इसमें जो उल्लेख इन्होंने किया है ये काफ़ी व्यापक है। इसमें कई चीज़ों पे इन्होंने चर्चा की है। अनेक तत्वों को स्वीकार करने के कारण जो काव्य लक्षण है, ये कहना तर्क संगत नहीं होगा कि ये तात्विक विवेचना है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से कोई काव्य लक्षण जो है वो स्वीकार ये नहीं कर पाए। कौन? तो भरत मुनि। ठीक है, नाट्य शास्त्र में ये श्लोक लिखा है, तो इसके अनुसार जो है स्पष्ट रूप से एक परिभाषा नहीं मिल पाती है जिससे हम कह सकें कि जो काव्य है उसके ये लक्षण है। ठीक है, दूसरा जो हमारा आता है वो भामा आता है, आचार्य भामा, जो कि 6ठी शताब्दी के समय की बात है। भामा ने अपने ग्रंथ जो है वो काव्य अलंकार से सीधा मतलब होता है, ये अलंकार शब्द अलंकार संप्रदाय से संबंधित है, जिसका सीधा सा अर्थ होगा कि ये इन्होंने अलंकारों पे काफ़ी जोर दिया होगा। जैसे कि इनकी परिभाषा देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि शब्दार्थी सहितो काव्यम, शब्दार्थी सहितो काव्यम संस्कृत में। तो अर्थात इस शब्द का अर्थ है कि सहित भाव को काव्य कहते हैं। जो सहित भाव होता है, जो पूर्ण भाव होता है, उसे ही काव्य कहते हैं। इस जो भाषा है इसमें जो सहित शब्द है इसकी उन्होंने परिभाषा नहीं दी है, लेकिन इन पे आगे चलकर जो भाषाविद्या आए, आगे चलकर जो व्याकरणाचार्य आए, उन्होंने इस अर्थ को 2 अर्थों में, इस जो शब्द है सहित, इसको समझने का प्रयास किया। तो इसका जो पहला अर्थ लिया गया कि पहला अर्थ है इसका साहित्यिक सामंजस्य, जिसका जो सहित है इसका पहला अर्थ होता है कि साहित्यिक सामंजस्य, और दूसरा अर्थ होता है हित साहित्य। ठीक है, दूसरा अर्थ होता है हित साहित्य। तो यदि सहित का पहला अर्थ ले लिया जाए तो इस परिभाषा का अभिप्राय होगा कि शब्द और अर्थ के साहित्यिक सामंजस्य को काव्य कहा जाता है। जब शब्द और उसके जो अर्थ है इसके दोनों के बीच जब सामंजस्य हो तो इसी का जो सामंजस्य होता है इसी को काव्य कहा जाता है, इन्होंने ये कहा है। परंतु यदि दूसरा अर्थ लिया जाए तो इस परिभाषा का यह तात्पर्य होगा कि शब्दार्थ जो है वो लोक कल्याणकारी हो, हित सहित मतलब सबका हित करे। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी हो, सबका हित करने वाला हो, उसे ही काव्य कहते हैं। तो ये जो सहित है इसका 2 अर्थ होता है। आगे चलकर जो सहित है वो काफ़ी ब्रॉड एक शब्द बन गया। ठीक है, तो सहित से बना जो साहित्य शब्द बना, आगे जो सहित है इसी से जो साहित्य शब्द है वो बना, और कालांतर में काफ़ी ये लोकप्रिय हो गया। ठीक है, जो विश्वनाथ महापात्र हैं, ये जो संस्कृत के एक आचार्य हैं, इन्होंने साहित्य दर्पण नामक एक ग्रंथ का रचना की।
ठीक है। इससे ये जो साहित्य शब्द है, इसका अर्थ साहित्य होता है, इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। ठीक है। वस्तुतः जो आज साहित्य शब्द का प्रयोग आपको देखने को मिलता है, यह सदियों से इसी अर्थ में भारतीय समाज में प्रचलित है। ठीक है। प्रश्न अब यह उठता है कि जो साहित्य शब्द है, प्रश्न यह उठता है कि जो साहित्य शब्द है वो आखिर ऐसी कौन सी विशेषता है जिसमें आप कह रहे हैं कि इसके अर्थ और इसके शब्द दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है। तो इसी पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये जो विशेषता है साहित्य शब्द का, जिसके कारण शब्द और अर्थ जो है वो साहित्य पद प्राप्त करते हैं, जो शब्द है और जो अर्थ है वो साहित्य जो काव्य पद प्राप्त कर। देखा जाए तो शब्द और अर्थ तो हर जगह साथ साथ रहते हैं। जो यदि कोई शब्द है तो उसका कोई अर्थ तो होगा ही। यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि कोई शब्द है तो उसका तो अर्थ एक होगा ही। लेकिन फिर भी जो साहित्य पद है, इसमें शब्द और अर्थ में कौन सी विशेषता प्राप्त कर लेती है, मतलब ये जो दोनों यदि रेस लगाएं तो इनमें कौन सबसे पहले आ जाए, कौन इसमें जो इंपॉर्टेंस ले लेता है, शब्द इंपॉर्टेंस लेता है या अर्थ इंपॉर्टेंस लेता है, कि शब्द का मतलब ज़्यादा होता है या अर्थ का मतलब ज़्यादा होता है, यही आगे चलकर प्रॉब्लम्स आने लगी। लेकिन जो संस्कृत आचार्य कुंतक, संस्कृत आचार्य जो है कुंतक, इन्होंने इस बीच में जो अत्यंत उल्लेखनीय बात कही है, अपनी जो बुक है, एक बुक है उनकी, उसमें कुंतक ने एक उल्लेखनीय बात कही है। उनका कहना है कि शब्द और अर्थ के बीच सुंदरता के लिए स्पर्धा का होड़ होता है। शब्द और अर्थ जो है उनके बीच सुंदरता के लिए और जो स्पर्धा और होड़ होती है, उसमें कंपटीशन होता है, जो साहित्य की सृष्टि होती है। इसी के कारण जो है साहित्य है उसकी सृष्टि होती है, इसकी के कारण साहित्य की रचना होती है, इसी के कारण साहित्य जो है वो ओरिजिनेट होता है। सुंदरता की इस दौड़ में शब्द अर्थ से आगे निकलने की कोशिश करता है और अर्थ जो है वो शब्द से आगे निकलने की जो प्रयत्नशील रहता है। फिर भी यह निर्णय कठिन हो जाता है कि कौन अधिक सुंदर है, शब्द अधिक सुंदर है या फिर उसका अर्थ अधिक सुंदर है, कि यह स्पर्धा साहित्य भाव ही जो है वो निसंदेह साहित्य का विशेष धर्म होता है। तो जो शब्द और अर्थ के बीच जो होड़ लगी होती है कि कौन अधिक इम्पोर्टेंस है, तो ये जो दोनों के बीच जो ये स्पर्धा होती है, यही साहित्य भाव जो है वो साहित्य विशेष धर्म हो, ये जो साहित्य है उसका ये विशेष धर्म होता है। ठीक है। तो स्पष्ट आचार भामा जो है वो शब्द और अर्थ के सामंजस्य पर बल देते हैं, अर्थात कविता न तो केवल शब्द चमत्कार और न ही केवल अर्थ का सौराष्ट्र है, इसमें दोनों का सम्मेलन जो है, दोनों की जो आवश्यकता है, दोनों का जो बैलेंसिंग है वो जरूरत होता है। उसमें सुंदर, कलात्मक और सरस शब्द प्रयुक्त होने चाहिए और उचित भावपूर्ण जो अर्थ है वो भी व्यक्त करने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों के बीच जो बैलेंसिंग है वो होनी चाहिए। ठीक है। साथ ही कविता में प्रस्तुत जो शब्दार्थ है वो लोक मंगल का विधायक भी होना चाहिए, उसमें जो लोक कल्याणकारी जो है वो भी अर्थ इसमें होना चाहिए। ठीक है। तो यही इसमें कहा जा रहा है। नेक्स्ट जो संस्कृत आचार्य हैं वो आचार्य दंडी है, जो कि 7वीं शताब्दी से संबंधित है। तो आचार्य दंडी ने अपने जो काव्य ग्रंथ जो है काव्य दर्शन, उसमें जो काव्य की परिभाषा उन्होंने दी है वो इस शब्द से विदित होता है। ये संस्कृत का एक श्लोक है कि सरिता वदिष्ट्रार्थ व्यवचित्रार्थ पदावली, अर्थात जो काव्य का शरीर है वो इष्टता से युक्त है। ठीक है। जो काव्य का शरीर है वो इष्टता से युक्त पदावली है। इष्टता का मतलब कि चाहा हुआ, जो इष्टार्थ है इसका मतलब कि जो कवि चाहे वो लिख के स्पष्ट कर दे, तो ये चाहा हुआ होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि इष्ट जो अर्थ से युक्त पदावली हो, इष्ट मतलब चाहा हुआ अर्थ से जो युक्त पदावली हो, वही जो है वो काव्य का शरीर मात्र है, वो जो काव्य है उसका शरीर मात्र हो। मतलब कि दंडी कहना चाहते हैं कि केवल शब्दार्थ जो है वो काव्य नहीं हो सकता, जो केवल शब्दार्थ है उसको काव्य नहीं कहा जाता है, क्योंकि उनके अनुसार जो शब्दार्थ तो काव्य का मात्र शरीर है। यही कहना चाह रहे हैं कि मात्र इसका शरीर है शब्दार्थ, उनकी आत्मा नहीं है। चूंकि दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं, ये भी आप याद रखें कि दंडी कौन से अलंकार आचार्य हैं, तो वो अलंकारवादी आचार्य हैं। तो उन्होंने जो अलंकार है उसको काव्य की आत्मा कहा है कि बिना अलंकार के जो काव्य की रचना नहीं की जा सकती है। अलंकार से जो शब्द हैं, जो कविता है, जो साहित्य है, उसमें चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, मतलब उसमें खूबसूरती बढ़ाई जाती है, ये आप जानते होंगे। जो उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है, जो इन्होंने कहा इससे स्पष्ट होता है कि जो अलंकार है वो काव्य की आत्मा है। ठीक है। सार रूप में हम यह कह सकते हैं कि दंडी के अनुसार जो शब्दार्थ जो है वो अलंकार युक्त हो
और वही काव्य कहलाता है। अलंकार विहीन शब्दार्थ दंडी के विचार में काव्य नहीं माने जा सकते। सीधा सा अर्थ है, आपसे पूछा जाएगा कि अलंकारों पे जोड़ किसने दिया ज़्यादा, तो वो आचार्य दंडी ने दिया। इन्होंने कहा कि जो काव्य है उसका लक्षण होता है कि उसमें अलंकार होने चाहिए, यदि अलंकार नहीं हो, शब्दार्थ तो उनमें होने चाहिए, शब्द और अर्थ के बीच जो होड़ होती है वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में अलंकार को इनमें काफ़ी महत्व दिया है, अलंकार को इसने ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, तो ये आचार्य दंडी के विचार हैं। उसके बाद जो चौथा आता है आचार्य वामन। आचार्य वामन का विचार चौथा आता है, जो कि 8वीं शताब्दी से संबंधित है। आचार्य वामन है वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है, ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। इन्होंने अपने ग्रंथ जो है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में काव्य की परिभाषा दिया है कि गुणालंकृत्यो शब्दार्थियों काव्य शब्दों विधता। गुणालंकारियो शब्दार्थियों काव्य शब्दों विदिता, ये संस्कृत का श्लोक है। इसका अर्थ होता है कि गुण और अलंकार से युक्त जो शब्दार्थ होते हैं, जो शब्द हो और जो अर्थ हो, वो गुण और अलंकार से जब मिलके बने तो उन्हीं को काव्य कहा जाता है। ठीक है, अर्थात जो आचार्य वामन जो है वो भामा और दंडी से कुछ आगे बढ़कर जो गुण युक्त और अलंकार युक्त शब्द है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, भामा तो कहते थे कि जो इसमें जो शब्द है वो होने चाहिए, शब्द और अर्थ होने चाहिए। दंडी कहते हैं कि इसमें अलंकार होने चाहिए, और जो वामन है वो इनसे भी ऊपर जाके इनमें कहा कि गुणयुक्त। ठीक है, गुण युक्त और अलंकार युक्त जो शब्दार्थ होते हैं, जो शब्दार्थ होते हैं, उन्हें काव्य की संज्ञा प्रदान की जाती है। अन्य स्थान पर उन्होंने दोषहीनता को भी काव्य लक्षणों में स्थान दिया है। दोषहीनता कहने का मतलब कि उसमें जो त्रुटि नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, चाहे वो व्याकरण से संबंधित हो, चाहे वो साइंस से संबंधित हो, कोई भी संबंधित हो। आगे जब हम इसके जो हेतु को पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो आचार्य वामन के अनुसार जो गुण शब्द है, गुण शब्द जो है और जो अर्थ है, उसको शोभाकर धर्म है। शोभाकर जो धर्म है वो गुण शब्द और अर्थ ही है। इन्होंने अर्थ, गुण और जो शब्द है, इन सब पे चर्चा की है कि शब्द, अर्थ और गुण तीनों को विशेषता इसमें प्रदान की गई है। जो रीति संप्रदाय को इसी कारण से भी गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, इसी कारण से जो इन्होंने गुण पे चर्चा की है कि गुण जो है वो गुणयुक्त और अलंकार युक्त जो शब्दार्थ होते हैं वही काव्य की संज्ञा कहा जाता है। तो इन्होंने चूंकि गुण पे चर्चा की है, गुण को जो काव्य का लक्षण माना है, इस कारण से इन्हें जो रीति संप्रदाय है उसको गुण संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि आचार्य वामन जो है वो रीति संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद आता है आचार्य मम्मट, जो कि 12वीं शताब्दी से संबंधित है। ये जो आचार्य मम्मट है, इनकी जो परिभाषा काव्य को लेकर है, काव्य लक्षण को लेकर, ये सबसे सर्वमान्य है। ठीक है, सबसे सर्वमान्य है वो मम्मट की ही है। तो आपसे यदि पूछा भी जाएगा तो आचार्य मम्मट का जो है वो ज़्यादा उम्मीद होते है कि इससे ही सवाल जो आपके आए जाएंगे। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ जो है वह काव्य प्रकाश, सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि इनकी जो बुक है वो कौन सी है, तो वह काव्य प्रकाश है। काव्य प्रकाश में वो जो काव्य लक्षण है उसकी परिभाषा दी है कि तदौसो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृत पुनः कवापि। तदौसो शब्दार्थो सगुणा वलंकृत पुनः कवापि, ये शब्द है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि अर्थात काव्य वह शब्दार्थ है जो दोषहीन हो, गुण युक्त हो और तथा कभी कभी अलंकार रहित भी हो सकता है। इसमें अलंकार हो भी सकते हैं और अलंकार नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इस परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक काव्य है, इसमें शब्दार्थ हो, अर्थात जो काव्य है इसमें शब्द और अर्थ का योग हो, जैसा कि भामा ने कहा था। ठीक है, जैसा कि भामा ने कहा था कि इसमें शब्द और अर्थ का योग हो, वो यहाँ पे कहा गया इसमें शब्दार्थ हो। अदोष मतलब इसमें कोई दोष ना हो। ठीक है, इसमें दोष नहीं होना चाहिए, अर्थात काव्य दोषहीन होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के, चाहे वो व्याकरण दृष्टि से दोष हो, वो नहीं होनी चाहिए। सगुणा मतलब इसमें जो काव्य है वो गुणयुक्त होना चाहिए, इसमें गुण होना चाहिए। ठीक है, और अलंकृत पुनः कवापि, अलंकृत पुनः कवापि अर्थात काव्य में अलंकार अनिवार्य नहीं है, कभी कभी जो अलंकार रहित भी काव्य हो सकता है। लेकिन जैसा कि आप देखे होंगे पीछे कि दंडी जो है, दंडी ने क्या माना है, तो आचार्य दंडी ने माना है कि बिना अलंकार के जो काव्य है वो उसे काव्य नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मम्मट ने कहा है कि उसमें शब्दार्थ होना चाहिए, शब्द और अर्थ का योग होने चाहिए, आदौस होना चाहिए, मतलब जो शब्द और जो अर्थ है उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, उसमें सगुण है मतलब उसमें गुण युक्त होना चाहिए, वो जो साहित्य है, वो जो काव्य है वो गुण युक्त होना चाहिए। एवं अलंकृत पुनः कवापि, इसका मतलब हुआ कि अलंकार विहीन वो हो सकता है।
ठीक है, अलंकार का ये अनिवार्य चीज़ें हैं जो साहित्य में ऐसा नहीं है, काव्य में ऐसा नहीं है कि वो अलंकार होना ही चाहिए, कभी कभी ये अलंकार रहित भी हो सकता है। तो ये आचार्य मम्मट का कहना है। इनको हम विस्तार से देखेंगे, इन जो शब्द हैं, जो चारों यहाँ पे शब्द आपको दिए गए हैं, इनको विस्तार से देखेंगे, क्योंकि ये सबसे सर्वमान्य परिभाषा है जो जो आपने जो काव्य लक्षण के संदर्भ में आचार्य मम्मट ने दिया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अदोष की। अदोष का सीधा सा मतलब है कि काव्य है, उसमें दोष नहीं होना चाहिए, उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो मम्मट ने काव्य का एक लक्षण दोषहीनता को माना है, दोष इसमें नहीं होना चाहिए। मम्मट से पहले आचार्य वामन और भोजराज, वही परमार भोजराज जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, वो उन्होंने अपनी परिभाषा में दोषहीनता का जो उल्लेख किया है, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ ने दोषहीनता को काव्य की परिभाषा का स्थान देना अनुपयुक्त माना है। आगे चलकर जब आचार्य विश्वनाथ आए, उन्होंने जब जो आचार्य मम्मट हैं, इनकी जो काव्य की परिभाषा है उन पर विवेचना की, तो आचार्य विश्वनाथ ने इनको दोषहीनता जो बताया है कि दोषहीनता काव्य का लक्षण होता है, इनको इन्होंने नकार दिया है। ठीक है, इनको इन्होंने अनुपयुक्त माना है, क्योंकि दोषहीन काव्य है, इसकी जो आकाश कुसुमवत है, ये शब्द प्रयोग किया गया है वहाँ पे जो बुक है, क्योंकि वो संस्कृत में है। तो आकाश कुसुमवत अर्थात इसका मतलब होता है कि असंभव। तो ये जो कोई भी ऐसी, इनका कहने का मतलब है आचार्य विश्वनाथ का, कि कोई भी ऐसी काव्य की रचना नहीं की जा सकती है जो कि दोषहीन हो। ऐसा काव्य की रचना नहीं की जा सकती, हर जो काव्य होता है उसमें दोष होता ही है। ठीक है, ये आचार्य विश्वनाथ का कहना है। आचार्य विश्वनाथ यह भी मत है कि दोष के आ जाने से काव्य है, आचार्य जो विश्वनाथ है वो कहते हैं कि दोष के आ जाने से काव्य का काव्यत्व जो है, जो कविता है उसका काव्यत्व नष्ट तो नहीं होता। जैसा कि कोई जो हीरा है, ठीक है, हीरा टूट जाता है, कोई हीरा टूट जाता है तो उसका हीरात्व तो नष्ट नहीं होता, उसका जो वैल्यू है वो उतना ही रहता है। लेकिन हाँ, ये तो होता है कि दोष काव्य की जो सौंदर्य है उसमें बाधा पहुंचाता है, उसके जो हीरे का मूल्य है वो कम सकता है, लेकिन जो वो हीरा है वो हीरा ही रहेगा। तो जो काव्य है वो काव्य ही रहेगा, लेकिन काव्य की जो सौंदर्य है उसमें बाधा उत्पन्न करता है, किंतु उसका काव्यत्व ये नष्ट नहीं करता है। तो ये आचार्य विश्वनाथ का कहना है अदोष पे। अदोष जो आचार्य मम्मट ने दिया है कि दोषहीनता होनी चाहिए, इस पे आचार्य विश्वनाथ के जो राय हैं उनको हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद शगुनी, ठीक है, उसमें गुण होना चाहिए। आचार्य मम्मट ने काव्य गुणायुक्त होना चाहिए ये कहा है। तो इस पर भी आचार्य विश्वनाथ ने जो मम्मट का काव्य लक्षण है उसको शगुनी पद पर आलोचना की है। इसमें भी इन्होंने क्रिटिसिज्म इनका किया है कि उनके अनुसार जो शगुनी शब्दार्थ का विशेषण कदापि नहीं हो सकता। जो शगुनी है, जो गुण इसमें होना चाहिए, इसमें गुण होना चाहिए, ये जो शब्दार्थ है इसकी विशेषण नहीं है। जो शब्दार्थ है जिसमें शब्द और अर्थ का योग होना चाहिए, इसका विशेषण जो है वो शगुनी नहीं है। वस्तुतः जो गुण है वो रस के धर्म है, शब्दार्थ के नहीं। जो गुण होता है वो रस के धर्म है। जो रस आप पढ़ते होंगे तो ये रस का ये धर्म होता है, ना कि शब्दार्थ का। जो गुण है वो शब्द और अर्थ से किसी प्रकार संबंधित नहीं है, ये कहना है किनका? तो ये आचार्य विश्वनाथ का कहना है। ठीक है। अलंकृत पुनः कवापी, अलंकृत पुनः कवापी, इसके अनुसार जो मम्मट कहते हैं कि अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अलंकृत पुनः कवापी, इनके अनुसार जो अलंकार है वो काव्य में होने तो चाहिए, पर वो काव्य का ऐसे तत्व नहीं है जिनके अभाव में काव्य अपनी काव्यत्व ही नष्ट हो जाए। कहने का मतलब है कि अलंकार जो है वो काव्य में हो तो सही है, लेकिन नहीं हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो काव्य ही नहीं है, उसकी जो काव्यत्व है वो नष्ट हो गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो अलंकार से रहित होने पर भी जो कोई जो सरस उक्ति जो है वो कविता जो है वो इस श्रेणी में गिनी जाएगी कि वो काव्य है। ठीक है, अलंकार हो उसमें या फिर ना हो, इससे कोई डिपेंड नहीं करता। ये किनका कहना है? तो ये आचार्य मम्मट का कहना है। परंतु अलंकारवादी आचार्य जो है जयदेव, आचार्य जो जयदेव है, जो कि एक अलंकारवादी आचार्य है, उनका कहना है कि अलंकार काव्य की स्वाभाविक धर्म है। ठीक उसी प्रकार जैसे उष्णता आग का धर्म है, जैसे उष्णता जो है, उष्णता से आग है जहाँ पे उष्णता होगी ही, तो उसी प्रकार इनका कहना है जयदेव का कि जहाँ पे साहित्य है वहाँ पे अलंकार होगा ही। ठीक है, उनका ये कहना है। मतलब बिना अलंकारों की कोई भी रचना जो है वो काव्य नहीं कही जा सकती, ये इनका भी कहना है। और दंडी जो है, आचार्य दंडी है, उनका भी यही कहना है, और आचार्य जो विश्वनाथ है उनका भी यही कहना है, क्योंकि वो सारे अलंकारवादी आचार्य हैं।
अर्थात मम्मट है जो मम्मट क्योंकि एक रसवादी आचार्य हैं, अतः वह काव्य में अलंकारों की अपेक्षा गुण और रस पर ज़्यादा बल देते हैं, विशेष बल देते हुए वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि शब्दार्थी। कहने का मतलब कि जो शब्द और अर्थ है वो दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए, दोनों के बीच गुण होना चाहिए। काव्य शब्द है अथवा शब्दार्थ, इस विषय में मतलब कहने का मतलब है कि काव्य है जो शब्द है, काव्य क्या एक शब्द है या फिर उसका शब्दार्थ है, क्या काव्य है जो शब्द है या फिर उसका शब्दार्थ है। मतलब कि मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि काव्य में जो शब्द है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या अर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसमें जो संस्कृत जो आचार्य थे उन्होंने भी अपने जो एक जो मत दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी पीछे है, कि उन्होंने कहा था कि ये जो दौड़ है जो श्रेष्ठता की, जिसमें काव्य जो है वो अर्थ को पीछे छोड़ना चाहता है और अर्थ जो है वो शब्द को पीछे छोड़ना चाहता है। मतलब शब्द जो है वो अर्थ को पीछे छोड़ना चाहता है और अर्थ जो है वो शब्द को पीछे छोड़ना चाहता है। तो इस विषय में विद्वानों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग जो है वो उन आचार्यों का है जो काव्य को शब्दार्थ स्वीकार करते हैं। एक जो वर्ग है वो कहता है कि जो काव्य है वो कैसा है, तो काव्य शब्दार्थ है। उस इसी वर्ग में मम्मट जो है वो इसी वर्ग में आते हैं। इनके अतिरिक्त जो आचार्य भामा हो गए, आचार्य वामन हो गए, ये भी काव्य को शब्दार्थ स्वीकार करते हैं। मतलब कि काव्य जो है वो शब्द और अर्थों के बीच जो सामंजस्य है उसी को काव्य कहते हैं। इसमें अलंकार की होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शब्दार्थ के स्थान पर काव्य को शब्द मानने वाले जो आचार्य हैं, शब्दार्थ के स्थान पर जो काव्य हैं, शब्दार्थ के स्थान पर काव्य को जो शब्द मानने वाले, मतलब इनका कहना है कि जो शब्द है उसका इंपॉर्टेंस होना चाहिए, ना कि उसके अर्थ का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। तो ये इनमें कौन है, तो इनमें दंडी आते हैं क्योंकि ये अलंकारों पे विचार करते हैं। विश्वनाथ आते हैं क्योंकि ये अलंकारवादी आचार्य हैं। उसी तरह से पंडित जगन्नाथ भी एक अलंकारवादी आचार्य हैं, जिनके कारण इन्होंने काव्य है उसमें शब्द पे ज़्यादा जोड़ दिया है, ना कि शब्दार्थ पे। ठीक है, जो संस्कृत आचार्य कुतुक, संस्कृत आचार्य कुतक या कुंतक भी इसे कहते हैं, कुंतक। ठीक है, कुंतक आप पढ़ें इसे, कुंतक। इनका कहना है कि जो जैसा कि मैंने बताया कि सुंदरता की जो दौड़ है शब्द और अर्थ के बीच, शब्द और अर्थ के बीच जो सुंदरता की दौड़ है, इसमें निसंदेह यही कहा जा सकता है कि साहित्य जो है वो, साहित्य का जो विशेष धर्म है वो शब्द और अर्थ होता है। शब्द और अर्थ के बीच जो विशेष स्पर्धा होती है कि कौन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस शब्द है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस अर्थ है, इस पे ही इन्होंने चर्चा की है कुंतक ने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, जो नेक्स्ट आते हैं आचार्य विश्वनाथ, जो कि मम्मट के कई सारे जो उनके विचार थे उनको इन्होंने खंडन किया है। आचार्य विश्वनाथ हैं जो कि 14वीं शताब्दी के हैं। आचार्य विश्वनाथ ने अपनी कृति जो है साहित्य दर्पणाकार्य, उनकी जो बुक है वो साहित्य दर्पणाकार्य है, ये सबसे पहले आप याद रखेंगे। इनमें जो मम्मट के काव्य लक्षण है उनका तर्कपूर्ण खंडन किया है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको पिछली जो स्लाइड थे उनमें आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। उन्होंने काव्य की परिभाषा किस प्रकार दी है, तो वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। जिस वाक्य में रस ना हो उसे इन्होंने काव्य नहीं कहा है। मतलब रस से पूर्ण काव्य जो वाक्य है उसको ही इन्होंने काव्य कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि आचार्य विश्वनाथ जो है वो रस को ही काव्य का प्रमुख तत्व मानते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको चर्चा की है जब इन्होंने मम्मट के जो काव्य लक्षण है उनकी आलोचना की थी। आगे चलकर पंडित जगन्नाथ आते हैं जो कि 17वीं शताब्दी से संबंधित है। तो पंडित जगन्नाथ ने जो अपना ग्रंथ है वो रस गंगाधर, ये रस संप्रदाय से संबंधित है। तो रस गंगाधर इनकी रचना है जिसमें काव्य लक्षण की परिभाषा वो इस प्रकार देते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दम काव्यम। मतलब जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन है, प्रतिपादन मतलब बताने वाला, कि जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द है वो काव्य है। यदि कोई शब्द है जो रम जाते हैं जिसमें आपको मन लगने लगता है, तो उस शब्द का जो प्रतिपादक करने वाला होता है वही काव्य कहलाता है। परंतु इस परिभाषा में रमणीय जो शब्द है उसका अर्थ जो है वो द्वंद्व में है, इसका जो अर्थ है वो क्या होना चाहिए ये स्पष्ट नहीं है। तो इसी संदर्भ में जो हिंदी के जो आचार्य हुए, आचार्य गुलाब राय, उन्होंने रमणीय जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो मन को रमाने वाला या लीन करने वाला बताया है। ऐसा शब्द जो काव्य है उसमें ऐसा शब्द कि उसको जब यदि आप पढ़ें तो उनमें डूब जाएं, उनमें रम जाएं।
ठीक है, रमणीय हो जाए तो वही शब्द जो है वो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, ये जो गुण यदि आ जाए किसी काव्य में तो वही काव्य के लक्षण होते हैं। रस में लीन मन आनंद से व्याप्त हो जाता है तथा रमणीयता के अंतर्गत रसात्मक भी आ जाती है। इसमें रस भी आ जाता है रमणीयता के अंतर्गत ही, मतलब यदि आप किसी कविता को पढ़े तो उसमें रसमय हो जाए, उसमें आप डूब जाए, रमणीय हो जाए, तो यही इन्होंने कहा है पंडित जगन्नाथ ने। ठीक है, संस्कृत के इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आचार्य मम्मट की जो काव्य परिभाषा है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, आचार्य मम्मट ने सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा जो है वो काव्य से संबंधित दिया है एवं तर्क संगत है। तथापि आचार्य जैसे कि विश्वनाथ आचार्य हो गए, पंडित जगन्नाथ हो गए, इनकी परिभाषाओं को भी आप उपेक्षा नहीं कर सकते, इनको भी आपको मानना होगा। ठीक है, मम्मट ने तो जो मम्मट की जो परिभाषा है वो तो सबसे तर्कपूर्ण है ही। जो काव्य और जो अर्थ है वो जो उनके बीच संयोग होना चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए, जो अलंकार रहित होना चाहिए या फिर अलंकार हो भी सकता है, इनकी परिभाषा जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बता दिया है। तो ये संस्कृत के कुछ आचार्य हैं, उन्होंने ऐसे जो संबंधित नियम दिए हैं। अब हम हिंदी के आचार्यों की बात करते हैं कि हिंदी आचार्य जो हैं इनके द्वारा जो काव्य लक्षण हैं उनके क्या क्या नियम दिए गए। तो हिंदी के रीतिकालीन आचार्य हैं वो संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर अनेक काव्य लक्षण प्रस्तुत करते हैं। जो रीतिकालीन कवि हुए हैं आचार्य, जब हिंदी के हम विकास यात्रा पढ़ेंगे तो उसमें हम रीतिकाल को पढ़ लेंगे। ठीक है, रीतिकाल हो गया, आधुनिक काल हो गया, नई कविता हो गया, कई सारे काल होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आचार्यों ने संस्कृत काव्य में आधार पर अनेक काव्य लक्षण प्रस्तुत किए, हिंदी के भी, लेकिन उनमें मौलिकता का अभाव है क्योंकि वो रीतिकाल से संबंधित है। तो जो पीछे के संस्कृत के जो रीतिकाल के कवि हुए हैं, संस्कृत में जो रीति संप्रदाय के कवि हुए हैं, उनको ही इन्होंने कॉपी किया है। इस कारण से इसमें जो मौलिकता है उसका अभाव है, तो उनको हम नहीं देखेंगे। लेकिन आधुनिक युग के कुछ कवि हैं, आधुनिक युग के कुछ कवि हैं, कुछ समीक्षक हैं, उन्होंने मौलिक ढंग से इस पर विचार किया है, जिसमें सबसे प्रमुख जो होते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, उसके बाद बाबू गुलाब राव आते हैं और कई सारे हैं, लेकिन हम इन्हीं तीनों को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार हैं काव्य लक्षण के संदर्भ में, उनकी क्या परिभाषा है, इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, इनका एक निबंध संग्रह है जिसे चिंतामणि भाग 1 कहा जाता है। चिंतामणि भाग 1, इसमें इसका जो निबंध है, कविता क्या है, कविता क्या है, इसका इनका जो निबंध है उसमें काव्य की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्ति अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जब आत्मा मुक्ति होती है, इसका अवस्था क्या होता है, जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो आत्मा मुक्त हो जाता है। तो जिस प्रकार आत्मा की मुक्ति अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्ति अवस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति अवस्था के मुक्ति अवस्था जो मुक्ति साधन है, इसके लिए मनुष्य की वाणी जो है वो शब्द विधान या फिर उसका निर्माण करती आई है और इसी को कविता कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जिस प्रकार जो हृदय की जो मुक्ति अवस्था रस दशा कहलाती है, ठीक है, जब जो लीन हो जाए, रस लीन हो जाए, किसी में रमणीय आप हो जाए, तो वही जो उसमें लीन हो जाए, तो हृदय की जो इसी मुक्ति साधन से जब मनुष्य की जो वाणी निकलती है, जब आप किसी चीज़ों में लीन हो जाए या मन मगन हो जाए, तो आपकी जो उस समय जो वाणी निकलती है, उस समय जो आप शब्दों की रचना करते हैं, उस समय जो आप शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हीं को इन्होंने कविता कहा है, उन्हीं को इन्होंने काव्य कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हृदय की मुक्ति अवस्था से उनका अभिप्राय यह है कि वो अपने पराये की जो भावना है उससे मुक्त हो जाए। हृदय की जो मुक्ति अवस्था शब्द है, उनसे उनका सीधा सा अर्थ है कि वो अपने पराये का जो भावना होते हैं, जो प्रिजुडाइस होती है, वो उनमें नहीं होना चाहिए, भावनाओं से वो मुक्त होना चाहिए। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो काव्य में रागात्मक एवं रसात्मक और भावनात्मक की जो है उनको प्रधानता देते हैं। कौन कौन सी चीज़ों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य के लक्षण मानते हैं, तो उन्होंने रागमकता, मतलब उसमें राग होनी चाहिए, उसमें रस होना चाहिए, रसात्मकता, और भावनात्मकता, उसमें भावना भी होनी चाहिए। ठीक है, वे चमत्कार पक्ष को काव्य लक्ष्य के अंतर्गत महत्व नहीं देते हैं। मतलब अलंकार है, चमत्कार किससे उत्पन्न होता है, तो वो अलंकार से उत्पन्न होता है, तो अलंकार को उतना महत्व वो नहीं देते हैं। इस परिभाषा में वो रस पर विशेष बल दिया गया है।
अलंकार जो है वो होना चाहिए, ठीक है, नहीं हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने रस पे विशेष जोर दिया है, ठीक है। अतः यह परिभाषा जो है वो संकीर्ण हो गई है और केवल रसवाद का पोषण करती है, क्योंकि वो रस से संबंधित कवि है, रस संप्रदाय के कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने इस कारण से वो रस पे ही अपना विशेष जोर दिया है, जिस कारण से ही वो प्रिजुडाइज हो गए हैं रस के प्रति। इसीलिए ये जो अर्थ है वो काव्य की परिभाषा जो है वो स्पष्टता नहीं मानी जा सकती है। अब हमारे जो नेक्स्ट कवि हैं वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, काव्य की परिभाषा कहते हैं, किसी प्रभावोत्पादक, मतलब किसी के प्रभाव में आकर जब किसी चीज का उत्पादन हो तो किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक खेल, बात या वृत्ति, भाषा या व्याख्यान का नाम ही कविता है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो किसी प्रभाववादक, मतलब जिससे आप प्रभाव उत्पन्न कर दें और मनोरंजन हो, उसमें जो बात है वो वक्ता है वो भाषण से आपको मनोरंजित करे, आपको प्रभावित करे, तो वो कविता कहलाती है। इस अर्थ में कविता अत्यंत व्यापक हो जाती है, अतः गद्य और पद दोनों ही रूप इसमें समा जाती है, ठीक है। इनके दो गुण होने चाहिए, प्रभाव डालने वाली क्षमता और आनंद प्रदान करने वाली शक्ति, ठीक है। जो आप काव्य लिखें उसमें प्रभाव डालने की आपको क्षमता हो, वो किसी चीज को है वो किसी व्यक्ति के है उसको प्रभावित करे और उसमें आनंद प्रदान करे, वही कविता कहलाती है। ये जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है उनका ये कहना है। तो इस तरह से हमने जो हिंदी के जो कवि हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय, इनको हमने देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो पाश्चात्य समीक्षकों, पाश्चात्य जो समीक्षक हैं, मतलब इंग्लिश जो अंग्रेजी के जो साहित्यकार हैं, उन्होंने काव्य लक्षण किसको माना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो पाश्चात्य समीक्षकों ने जो काव्य लक्षण बताया है उनमें कुछ भाव पक्ष हैं, मतलब भावना और विचार से संबंधित को प्रधानता देते हैं, और कुछ कला पक्ष, मतलब भाषा और अलंकार आदि को यहाँ प्रधानता देते हैं। तो पाश्चात्य जो साहित्यकार हुए, जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र हुए, उन्होंने दो चीज़ों पे बल दिया है। पहला बल दिया है भाव पक्ष, जिसमें भावना और विचार पे विशेष बल दिया है, और दूसरा जो पक्ष होता है वो कलात्मक पक्ष होता है, मतलब इसमें भाषा पे विशेष बल दिया गया है, अलंकार पे विशेष बल दिया गया है, रस पे विशेष बल दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो यहाँ पे हम तीन जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनको पढ़ेंगे। तो हडसन ने क्या कहा है, तो हडसन कहते हैं कि पोएट्री इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ, पोएट्री इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशन। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि कविता है जो कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या करता है, उसे कविता कहा जाता है, उसे काव्य कहा जाता है। इस परिभाषा में हडसन ने कविता का संबंध जीवन से जोड़ा है तथा कल्पना और संवेग को कविता का साधन माना है, मतलब कल्पना उसमें होनी चाहिए, उसमें संवेग होनी चाहिए, ठीक है। हडसन का यह मत है कि भारतीय विद्वानों के साथ भी मेल खाता है, भारतीय जो विद्वान है वो भी जो कविता है इसके बारे में यही कहते हैं। आगे जब काव्य हेतु पढ़ेंगे तो और विशेष रूप से आप कविता के जो कारण है उस पर आप चर्चा कर पाएंगे। पाश्चात्य विचारक हैं वो मैथ्यू अर्नाल्ड हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड ने क्या कहा है, तो पोएट्री एट द बॉटम इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, पोएट्री एट बॉटम इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात कविता मूल रूप से जीवन की आलोचनात्मकता है, जिसमें जीवन की आलोचना जो करें वही कविता कहलाती है। इस परिभाषा में काव्य लक्षण विदृष्ट नहीं होता, काव्य लक्षण के बारे में विशेष परिभाषा हमको नहीं मिल पाती है। तो इतना आवश्यक कहा जा सकता है कि कविता जो है वो जीवन से गहरा इसका संबंध होता है, कविता का जो संबंध होता है वो जीवन से गहरा इसका संबंध होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट आता है कॉलरिज, थर्ड नंबर का आता है कॉलरिज। कॉलरिज कहते हैं कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर, पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता कहलाती है। कहने का मतलब है कि यदि आपको जो ऑर्डर है वो सर्वोत्तम हो जाए, जो ऑर्डर आपने सजाया है किसी चीज़ को, वो यदि शब्दों को ऑर्डर में सजा दिया जाए, सर्वोत्तम ऑर्डर, सबसे अच्छे ऑर्डर में उनको सजा दिया जाए, तो उन्हीं को उन्होंने कविता कहा। इस परिभाषा में जो काव्य के जो अभिव्यक्ति पक्ष अथवा कला पक्ष को ही प्रधानता दी गई है, जिसमें काव्य का जो कला है वो होना चाहिए, ठीक है, जो अलंकार है वो होना चाहिए, ठीक है। तो जो उपयुक्त परिभाषा हुई जिसमें हमने हिंदी, संस्कृत और जो अंग्रेजी के जो साहित्य
काव्य शास्त्र हुए, साहित्य शास्त्र हुए, उन सभी की परिभाषाओं के उपरांत हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि काव्य की सर्वमान्य कोई परिभाषा दे पाना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कविता प्रत्येक काल में अपना रूप बदलते रहती है। हर काल में जो कविता है उसका स्वरूप अलग अलग होते रहता है। विद्वान अपने अपने ढंग से काव्य की परिभाषा देते रहते हैं, हर काल में अपने अपने ढंग से उनकी परिभाषाएं होती रहती है। परंतु इन परिभाषाओं के आधार पर आधुनिक काल की जो नई कविताएं खरी नहीं उतरती है। जो पिछली जो परिभाषाएं दी जाती है, जिसमें नई कविताएं आती है, जब हम हिंदी का विकास पढ़ेंगे उसमें नई कविताओं का एक काल होता है, उनको हम पढ़ लेंगे। तो इनके लिए ये जो डेफिनेशन है वो वहाँ पे खड़ी नहीं उतरती है नई कविताओं के लिए। इनके लिए युग के अनुसार जो काव्य की जो परिभाषा है वो नई परिभाषा होनी चाहिए। फिर भी काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने वाले निम्नलिखित सामान्य लक्षण आपको दिख सकते हैं। मानवीय अनुभूति एवं भाषा द्वारा इसकी अभिव्यक्ति, मतलब मानवीय अनुभूति होनी चाहिए। काव्य जो है इसमें मानव का अनुभूति होनी चाहिए और इस अनुभूति को भाषा के द्वारा व्यक्त की जानी चाहिए। और यह जो व्यक्त होता है इसमें अभिव्यक्ति की जो व्यक्त किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, तो ये कलात्मकता से किया जाएगा। अर्थात इन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मानवीय जो अनुभूतियाँ हैं उनको भाषा के माध्यम से रसात्मक यदि कलात्मक अभिव्यक्ति आप कर देते हैं तो वही कविता कहलाती है। तो ये डेफिनेशन सर्वमान्य मान सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये अभी के अर्थ में सर्वमान्य है कि मानवीय अनुभूति की भाषा के माध्यम से की गई रसात्मक या कलात्मक अभिव्यक्ति जो होता है वही कविता कहलाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने काफ़ी विस्तार रूप से जो काव्य लक्षण है उस पर चर्चा की, और उससे पहले हमने जो काव्य शास्त्र है उस पर चर्चा की, उसके जो डेफिनेशंस है उसको भी चर्चा की, जो काव्य हेतु है उसके डेफिनेशन को बताया, काव्य प्रयोजन के डेफिनेशन को बताया। तो ये वीडियो है, इसमें हमने काव्य लक्षण को लिया। अब आगे हम काव्य हेतु पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग शेयर ठीक से नहीं कर रहे हो, क्योंकि व्यूज़ जो है वो कम आ रहा है, जिसके कारण मुझे उतना मोटिवेशन मिल नहीं पाता है, क्योंकि मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लगभग 3 से 4 दिनों मैं मेहनत करता हूँ ये पीपीटी तैयार करने में। तो आप मेरी मेहनत को समझिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप जो है उसको शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो इस जो प्लेलिस्ट को फॉलो करें। ये जो प्लेलिस्ट है JSSC CGL हिंदी पेपर 2, इसको आप फॉलो करें। यहाँ पे जो हिंदी से संबंधित सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। ये और कई वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाला है। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इन सबको आप विजिट करके देख सकते हो। झारखंड ऑल एग्जाम PYQ, इसमें झारखंड में जितने भी एग्जाम हुए हैं इनके जो PYQ क्वेश्चंस हैं उनको मैं डालने का धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ, और झारखंड स्पेशल GK सीरीज भी मैंने चलाया है। यदि आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, ये मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है, तो आप इससे जुड़ सकते हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपको जो स्क्रीन है उस पर आपको चैनल का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा, और 2 प्लेलिस्ट दिख रहे होंगे। तो चलिए उन्हीं प्लेलिस्टों में आपसे मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।